वन नेशन वन इलेक्शन, इससे बड़ा फायदा है। और बार बार इलेक्शन होने से खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत सही है। ये दिखने में और कहने में तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपना एक देश एक चुनाव, लेकिन ये संभव नहीं है। हम बिल आने का इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्या उसका खर्चा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको मैंडेट करना, हर स्टेट असेंबली में उसको रेटिफाई करना होगा, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष को क्यों है टेंशन? एक देश है, अब एक चुनाव भी होगा, यही सवाल है। कैबिनेट की मोहर लगी, देश की उम्मीद जगी है, सरकार तैयार है, विपक्ष की आपत्तियां हजार हैं। इसीलिए वक्त है मुकाबला का और हम चर्चा करेंगे उस मसले पर जिस पर सियासत लगातार हो रही है और आने वाले दिनों में भी तेज होगी। आज हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। मार्च में कोविंद कमेटी ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी। रिपोर्ट में कई सिफारिशें हैं और 2029 से इसे लागू करने की बात है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के सामने आने के करीब 8 महीने बाद मोदी कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल पर मुहर लगा दी है और सूत्रों का ये कहना है कि अगले हफ्ते इस बिल को संसद में लाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष ने वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया का कभी भी समर्थन नहीं किया है और आज भी नहीं कर रहे। अब मुकाबला में इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे और स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या पूरे देश में एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इसी सवाल का जवाब मिल जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के ड्राफ्ट बिल पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इससे बड़ा फायदा है। बार बार आचार संहिता लगती है, काम भी सफर होता है, जनता के जो योजनाएं हैं उनको डिले होती है और बार बार इलेक्शन होने पे खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत सही है। सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष के सुर वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध वाले हैं कि जिनका विधानसभाओं का कार्यकाल बचा हुआ उनका क्या होगा, जिन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है उनका क्या होगा। और मैं कोविंद साहब की इस थ्योरी को समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे 1.5% GDP बढ़ जाएगी। वो कभी अर्थशास्त्री नहीं रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ कम से कम 30-40 साल से। तो ये GDP वाली बात जो की जा रही है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो आइडिया है या ये जिस तरह से ये लफ्ज़ है, ये दिखने में और कहने में तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपना एक देश एक चुनाव, लेकिन ये संभव नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यों वाली कमेटी बनाई थी। कमेटी ने करीब 50 पार्टियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और 191 दिनों बाद इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी ने सिफारिश की है कि 2029 तक पूरे देश में एक देश एक चुनाव लागू किया जा सकता है। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक इस प्रक्रिया को 2 चरणों में लागू किया जा सकता है। कमेटी ने सिफारिश तो दी है, लेकिन सरकार की चुनौती बिल को आम सहमति से संसद में पास कराने की है। हम बिल आने का इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्या उसका खर्चा होगा, कितने EVMs और लगाने पड़ेंगे, कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था होगी, किस तरीके से VVPAT मशीन्स जो कम हैं उसको लाने का काम होगा।
तो ये सब देखने वाली चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको मैंडेट करना, हर स्टेट असेंबली में उसको रेटिफाई करना होगा, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो पैसे और संसाधनों की बचत होगी और सरकारी खजाने का बोझ घटेगा। लेकिन ये भी सच है कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। मुकाबला में आज का सवाल है, एक देश एक चुनाव लागू करना सरकार के लिए कितना मुश्किल है? एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष क्यों परेशान है? एक देश एक चुनाव को लेकर संवैधानिक चुनौतियां क्या हैं और आगे कैसा रास्ता होगा? राज्य सरकारें क्या करेंगी इस मुद्दे पर? हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं अदिति फडणवीस, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रदीप भंडारी भाजपा के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं और AK वाजपेयी हैं नेशनल स्पोक्सपर्सन LJP के। डॉक्टर वर्मा, मैं आपसे शुरुआत करूंगी, क्या ऑब्जेक्शन है वन नेशन वन इलेक्शन पर? धन्यवाद मारिया। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहने में जितना अच्छा लगता है और इसका कवर जितना अच्छा है, यह वास्तव में इतना अच्छा है कि इसके तर्क बड़े अजीब से हैं। और ये जो कॉमन परिचर्चा में एक बात आती है आम जनता में कि इससे खर्चा कम हो जाएगा और देश में GDP का बढ़ाव होगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो आंकड़े हमारे पास में हैं, अगर हम उस आंकड़ों पे जाएं तो 2014 का जो इलेक्शन हुआ, क्योंकि 2019 का एक्चुअल आंकड़ा अभी नहीं है, लेकिन 2014 का जो खर्चों का आंकड़ा था, उसमें टोटल जनरल इलेक्शन में खर्चा आया था 3,870 करोड़। और बड़ा अजीब सा है, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को 2016 से 2022 तक 10,122 करोड़ का तो डोनेशन आ गया, जिसमें 5,272 करोड़ का तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, बेनामी इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिसका कुछ अता ही पता नहीं है, वहां से आ गया। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। और वो खर्चा टोटल जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट होता है उसका 0.02% है। अगर हमारे संविधान में 0.02% संविधान को चलाने की मशीन में नहीं खर्च कर सकते तो हम कहाँ खर्च करेंगे? नंबर 1 तो खर्चे के लिए ये गलत तर्क देते हैं और जनता में यही भ्रम जाता है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन कहती है कि वीवीपैट की मशीनों को लगाने में सबसे ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो हम बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि आज की तारीख में भी 2024 के खत्म हो रहा है, आज की तारीख में भी आप 100% वीवीपैट की गिनती नहीं कर रहे हैं। और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, कुछ हफ्तों में उसे पड़े हुए छप वो अपने आप। तो आपका सवाल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा? मारिया जी, जो 3 मेजर पॉइंट्स है, मैं बस खाली उस पर काउंटर कर दूं और उस पर फिर आप हमसे सवाल पूछ लीजिएगा। तो वीवीपैट का जो तर्क दे रहे हैं वो भी आपका कोई कहीं सार्थक नहीं दिखता है। तीसरा, आपने तर्क दिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगता है, जिससे जो है योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं ये कहता हूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, लेकिन जो पहले से जारी हुई सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र शासित योजनाएं हैं वो चालू रहती हैं। और संविधान में नियम है कि जो भी अनिवार्य योजनाएं हैं जो जनता के हित में हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आगे से बढ़ा सकता है, उसमें उसको अनुमति दे सकता है। तो ये तर्क भी कहीं से समझ में नहीं आता है। चलिए, आपने सबने सारे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। प्रदीप भंडारी जी, इसका जवाब दीजिए। जो उन्होंने तर्क बताए हैं वो अभी वो शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे सवाल है और उनको लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो फ्री एंड फेयर भी नहीं होगा। देखिए मारिया जी, बात है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की और बात यह है कि इस देश में जब हिंदुस्तान का संविधान बना था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे संविधान की मूल धारा को एनविसाज किया था, तो उन्होंने क्या सोचा था? अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को जाकर देखेंगी तो आप ये पाएंगी कि एक समन्वय था हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अंदर कि हमारे देश का लोकतंत्र जो है वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से आगे जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें राष्ट्रहित का काम भी करती है। और जो प्रियम्बल के पहले वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो हर 5 साल में सरकार जनता के कटघरे में भी खड़ी होती है। इसीलिए जब देश आजाद हुआ था उसके बाद में, इवन दो हम एक नेशन डेमोक्रेसी थे, परंतु उसके बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने ये निर्णय लिया
कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से जाएंगे, और हम करीबन 20 साल तक वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। इंदिरा गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हित की वजह से इस साइकिल को तोड़ा था। अगर आप 1980 के बाद से लेकर अभी तक जितनी भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, 1983 में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी जिसने रेकमेंड किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 1999 में, 2015 में। तो जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी, उसके पहले से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट, जो इसको स्टडी कर रहा है, वो इस निर्णय पे पहुंच रहा है कि अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धारा को आगे ले जाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन उसके इंटरेस्ट में है। तो पहला तो मेरा आर्ग्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन आर्ग्यूमेंट। दूसरी मैं बात करना चाहता हूं, कुछ जो आर्ग्यूमेंट जाता है कि भाई क्या फेडरलिज्म के खिलाफ है। वेल, अगर आपको याद होगा कि इसको कई रीजनल पार्टीज ने भी पूर्ण रूप से बैक करा है। और तीसरी बात आती है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन से, जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। याद करें, ये उड़ीसा का चुनाव जो 2019 का चुनाव हुआ था, जब असेंबली और लोकसभा के नतीजे जो चुनाव हुए थे साथ में हुए थे। असेंबली के अंदर नतीजों का प्रपोर्शन अलग था और लोकसभा के अंदर नतीजों का प्रपोर्शन अलग था। असेंबली में बीजेडी एक तरफा जीती थी और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कंपैरेटिवली ज्यादा आई थी इन प्रपोर्शन टू दी असेंबली। तो जनता जो होती है वो काफी समझदार होती है। देखिए, अगर वर्ल्ड ओवर भी अगर आप स्टडी करेंगी तो कई दूसरी डेमोक्रेसीज हैं जिसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो हम जो ये इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, हमारे जी 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करूंगा। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो विजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, उसको इंप्लीमेंट करने की बात करें। धारा 370 70 सालों तक चल रहा था, परंतु वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टेम्पररी आर्टिकल था जिसको हमने हटाया। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया। हमारा आर्ग्यूमेंट लार्जली कॉन्स्टिट्यूशन आर्ग्यूमेंट। अदिति फडणवीस, आपको लगता है कि जो आर्ग्यूमेंट है ऑपोजिशन के, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शंस जिस तरह से हो रहे हैं, हमेशा ऑपोजिशन सवाल उठाने लगी है चुनाव की प्रक्रिया पे, मतलब जो प्रोसेस है वो इलेक्शन पे, उस पर सवाल उठा रही है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन से वो नहीं उठाएंगे या उठाएंगे और ज़्यादा? नहीं, अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा जो एडिफिस है वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इट इज़ टू बी अज्यूम्ड कि जो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से लागू होगी या नहीं, इस पे भी कोई मतलब आधिकारिक तौर पे किसी का कोई बयान नहीं आया है। तो उसमें एक हिस्सा उसका लागू होगा, पूरा का पूरा लागू होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं मालूम है सिवाय सरकार के। तो जाहिर है कि जब आपके पास पूरी जानकारी नहीं होती है तो भय और संशय होता है। मतलब बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से लागू होगा। अगर हम प्रिंसिपल पे जाएं तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल के तौर पर ठीक है, अच्छा है। एक साथ सारे चुनाव हो जाएं, 5 साल के लिए छुट्टी, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। आइडियलिस्टिक है। हाँ, थोड़ा सा मतलब फ्यूचरिस्टिक भी है, आइडियलिस्टिक भी है। हमारे देश में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि कई बार लोग निश्चित तौर पर लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग वर्डिक्ट देते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में भी पूरी तरह से किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना ये होता नहीं है। लेकिन जनता सब जानती है, उसको पता है कि वो सीएम के लिए कर रही है की बातें हैं, लेकिन पीएम के लिए नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सीएम को लेके भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि सीएम पूरी तरह से एक ही पार्टी का होना चाहिए या और पार्टियों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और फिर जो कर्नाटक में ऑपरेशन कमल और ये सब हो चुका है वो हम लोग देख रहे हैं, वो हमारे सामने है। ठीक है, इस पर एक जल्दी से जवाब दे दीजिए प्रदीप भंडारी, उसके बाद फिर संजय सिंह सवाल पूछेंगे AK वाजपेयी से। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान का जब लोकतंत्र में 20 सालों तक वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था तो तब वो आइडियलिस्ट नहीं था, प्रैक्टिकल था। तो अब तो हम 70 साल का हमको एक्सपीरियंस है, मैच्योर डेमोक्रेसीज विद मोर रिसोर्सेज। तो जब हम आजादी के बाद से 20 साल तक वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते थे प्रैग्मेटिक रूप से, तो मुझे लगता है कि अभी हम कर सकते हैं। अगर 1980s के अंदर, अगर 1967 के इलेक्शंस के अंदर हम 520 लोकसभा, 3563 असेंबली सीट्स का इलेक्शन जो है वो साथ में कर सकते हैं, तो अब तो हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज्यादा केपेबल है, उनको 70 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो अब तो हमें और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और बात कर रहे हैं प्रैग्मेटिज्म की, तो मुझे लगता है मारिया जी, पहले हमको इस निर्णय पे पहुंचना है कि क्या हम प्रिंसिपल में कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर एंड स्पिरिट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे हमने आजादी के बाद से किया था। तो अगर हम उस पर एक मत है
तो जरूर होना चाहिए। बाकी टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, और अगर टेक्निकलिटीज है वो मैटर ऑफ डिस्कोर्स के अंदर, जैसे बिल पार्लियामेंट में चर्चा में आएगा, हर पार्टी का और हर एक्सपर्ट का सुना जाएगा। और ऐसा तो नहीं कि सरकार अकेले लेके आ रही है, इसमें सरकार ने एक वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स, एक्स सुप्रीम कोर्ट जजेस, एमिनेंट इलेक्शन कमिश्नर्स, सीनियर पॉलिटिशियंस, अक्रॉस पार्टी कंसल्टेशंस के बाद में ही ये बिल टेबल होने की बात होगी। चलिए अब संजय जी, आपका सवाल था आशुतोष वर्मा से। एक चीज़ जो आ रही है, जिसके महज भाव ये निकल करके आ रहा है, जो आपने कहा कि ये भाव है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर अगर साइमल्टेनियस पोल होंगे तो नहीं होंगे। अब जो ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखिएगा तो वो उसका प्रतिकार है, क्योंकि 67 तक जब हमारे यहाँ चुनाव हुए, 67 का जो चुनाव था उसमें 7 असेंबलीज़ में मतलब कांग्रेस को अच्छे नतीजे नहीं मिले थे, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने दिसंबर एंड में अचानक से एक बार कॉल कर दिया और 15 महीने सरकार वो गिर गई। फ़ायदे तमाम हैं जो मतलब बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं, या गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, या कोविंद कमेटी रिपोर्ट में जो कहा गया है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर आप देखेंगे कि साइमल्टेनियस पोल होने से मतलब एक भाव ये निकल कर के आ रहा है कि फ़ायदा जो है रूलिंग पार्टी को है और जिसके पास रिसोर्सेज हैं, और लेकिन उसका दूसरा भाव ये भी आता है कि जब एक्सटेंडेड मतलब ज़्यादा फेज में, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का जब पिछले चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिसमें सीईसी को याद दिलाना पड़ा कि नहीं मतलब पहले का चुनाव देख लीजिए, वहाँ इतने फेज में हुआ था, इस बार हम कम फेज में कर रहे हैं। तो एक भाव उससे निकल करके आता था कि जितना समय होता है तो मोदी जी को ज़्यादा टाइम मिलता है बीजेपी का कैंपेन करने के लिए। तो एक साथ अगर होगा तो मतलब मैं उसी आर्गूमेंट को अगर ट्विस्ट दूसरे साइड करूँ तो उनको कम टाइम मिलेगा। और सपा जैसी पार्टी जो वहाँ पे एक प्रदेश में है, मजबूत पार्टी है, और उनको भी मेरे ख्याल में लोकसभा के पिछले बार जिस तरह के नतीजे आए थे, अगर वही मोमेंटम विधानसभा के लिए भी रहता तो उनके लिए भी अच्छा होता। लोक जनशक्ति पार्टी वो भी हैं, क्योंकि उनका रुख जो है वो इम्पोर्टेंट होगा इसमें कोलिशन पार्टनर्स का। हाँ, तो क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनकी नहीं है। तो आपका सवाल आशुतोष वर्मा और ए.के. वाजपेयी दोनों से है कि उनका क्या रुख है। वाजपेयी जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, आपका क्या रुख है? देखिए, हमारा रुख तो साफ है बड़ा, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा है, और कैबिनेट में आज टेबल हुआ था तो बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर हमने उसको ओके किया। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, वो भी इस विचार के साथ खड़ी है। देखिए, हमारा बड़ा साफ मानना है कि देश के हित में बदलाव होते रहे हैं, आगे भी होंगे, और अब भी करने की बात है। पहले आपको याद होगा, बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ करते थे, बदलाव हुआ, ईवीएम आई, ईवीएम पे क्या आरोप लग रहे हैं वो बात का इश्यू, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या। मेरा सिर्फ इतना से कहना है कि बदलाव समय की डिमांड होती है, परिवर्तन हर क्षेत्र में होते हैं। अगर ये देश हित में है तो होना चाहिए। अब लेकिन इसमें संवैधानिक व्यवस्था में भी दिक्कत है। कम से कम 6 नए विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, उसके लिए हमको 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। इसीलिए रिकमेंडेशन जो कुबैर साहब की आई है उसमें उन्होंने कहा सहमति बनानी पड़ेगी। तो जब तक हम इनको कन्विंस नहीं करेंगे अपने विपक्षी साथियों को, और कन्विंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, देखिए भाई, देश हित में आपको देखना होगा इसके ये फायदे, ये फायदे, ये फायदे, ये फायदे, और ये हमको कन्विंस करें कि इसके ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिए। अगर देश हित में फायदा है चुनाव में एक साथ जाने में, अगर धन बचता है, समय बचता है, विकास में अवरोधक चीजें हटती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो विधान आता है वो हटता है, और अगर जीडीपी 1 to 1.5% बढ़ती है तो क्यों विरोध करेंगे? राजनीतिक चश्मे से परे हटके देश हित का चश्मे को लगा के पहनना पड़ेगा, और तब इसको एवेल्यूएट करेंगे। आशुतोष वर्मा जी, अब आप जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि के वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही किया। मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि इस पे एक राजनीतिक डिबेट हो। जैसे संजय सिंह जी ने कहा कि इसके ये फायदे हैं, मैं ये कहता हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों जरूरी है। मैंने अपने पहले संवाद में ही उन सारे तर्कों को हटा दिया कि क्यों जरूरी है, क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहते हैं। जो अभी की प्रक्रिया है उसमें खामियां क्या है, अगर ये बताएं तो हम उसके बारे में बात करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल आए तब इस पे बात हो। आम सहमति बनने की बात सितंबर 2024 में हुई, इसके पहले भी हुई, और मुझे लगता है आम सहमति नहीं बन पाई है।
तो सिर्फ बिल लाके उसको पारित करना, अभी उसके बारे में बात न करना, ये थोड़ा जरूरी है। मुझे बहुत जरूरी बात समझनी है कि क्यों जरूरी है देश के अच्छा, लिए। तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर आप इसके बेनिफिट्स या जो फायदे हैं वो बता दे सरकार। तो ये वाजपेयी जी और मैं प्रदीप भंडारी दोनों को बोलूंगी कि इनको समझाने की कोशिश की जाए। मेरी बात क्या पता अखिलेश यादव ऑन बोर्ड आ जाए। समाजवादी पार्टी इसी देश की सबसे बड़े राज्य की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो वो देश के खिलाफ क्यों जाएगी? मैं कहता हूं जो इसके फेवर में तर्क देते वो समझाए कि हमें इसलिए करना है वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। अभी तक की व्यवस्था में क्या खामियां आ रही हैं, क्यों आप वन नेशन वन इलेक्शन लाए हैं, आप क्या चाहते हैं? देश हित में ऐसा कौन सा नया काम करने जा रहे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन से हो जाएगा, जो अभी की व्यवस्था में नहीं हो पा रहा है? और ये तर्क बड़ा हास्यास्पद है कि 52 के बाद से पहले वन नेशन वन इलेक्शन चलता था, अब नहीं चल रहा है, पहले चलता था। अरे पहले सरकारें ऐसे गिरती भी नहीं थी जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राजस्थान में गिरती। तो ये बातें करना, हमारे देश का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है वो इसलिए बना हुआ है कि हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से वोट करता है। अब दुष्यंत नागर जी को लाएंगे। दुष्यंत नागर जी, क्या कंसेंसस बहुत फारफेच्ड आइडिया है? ये सोचना कि कंसेंसस इतने कंट्रोवर्शियल इशू पर होगा ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कंसेंसस होना चाहिए ये भी जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन जो आम सहमति बनाने की है वो तो सरकार की है जिम्मेवारी। और अगर सरकार चाहती तो बिना कानून बनाए, बिना कानून में संशोधन किए वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकती थी। जैसे अभी आम चुनाव हुए इस वर्ष में, तो जो 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनको उनके साथ करा सकती थी। विपक्ष को विश्वास में लेके 1-2 राज्यों में होने वाले चुनावों को प्रीपोन कर सकती थी। लेकिन ये सरकार ज़्यादातर हेडलाइंस बनाने में, इतिहास को बदलने में विश्वास रखती है। काम करने में इनका मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा भरोसा है। अगर भरोसा होता, आपको लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इतिहास बदला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी एक और अपनी उपलब्धि बनाना चाहते हैं, ऐतिहासिक उपलब्धि बना के उसको आने वाले चुनावों में प्रचारित करना चाहते हैं। मैंने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया, कोई नहीं कर पाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में हुए चुनावों के ऊपर जो शिकायतें आ रही हैं उनके ऊपर इनका क्या स्टैंड है? चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। अभी मैंने एक बयान पढ़ा, चुनाव आयोग ने स्वतः ही कह दिया कि पर्चियों का मिलान हो गया, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मॉक पोल करना चाह रहे एक ग्रामवासी, वहां करने नहीं दे रही है राज्य सरकार। पहले तो आज जो चुनावी सिस्टम पे पूरा सवाल खड़ा हो रहा है उसके ऊपर आप विनम्रता पूर्वक जवाब दीजिए, विपक्ष को संतुष्ट करिए, उसके बाद आप बैठ के वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करने की पात्रता रखते हैं। अन्यथा आप एक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ होने वाला भी नहीं है। चलिए, इस पर प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए कि अगर पूरी सैंक्टिटी पर ही सवाल है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल है, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन तो हिस्टोरिक मूव रहेगा, लेकिन जो सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शन है उस पर तो विपक्ष तैयार ही नहीं। उनको लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस सही नहीं है, फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा। मारिया जी, जरूर ये देश के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है कि इस देश का विपक्ष अमेरिका की चीजों पे विश्वास रखता है, पर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं रखता, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पे विश्वास नहीं रखता। अगर आपको याद होगा कि ये बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा जो है नतीजा पास कर दिया महाराष्ट्र में, परंतु ये नहीं इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर जो वीवीपैट का जो मिलन हुआ उसमें हर राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट मौजूद था और किसी ने भी अपनी जो राय या डिसेंट नहीं करी। मतलब कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, उद्धव सेना सबने जाके सबके सामने वो वीवीपैट का मिलन हुआ, जिसके बाद में जाके 0 मिसमैच पाया गया। तो ये आधी बात बताते हैं क्योंकि ये जनता के मैंडेट को नहीं स्वीकार रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो मेरे मित्र आशुतोष वर्मा को अगर ये हास्यास्पद लगता है तो ये बड़ी विचित्र बात है। ये पूछ रहे फायदा क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान का जितना हेल्थ बजट है उसका 50% जो कॉस्ट है वो बचेगा अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन पे पहुंचेंगे। हमारा 2000 जितने समय बढ़ता जा रहा है, हमारे इलेक्शन ज्यादा कॉस्टली होते जा रहे हैं और हर राजनीतिक दल जो है वो ज्यादा समय चुनाव प्रचार में लगाता है, ना कि देश हित के कार्य में करने में। तो अल्टीमेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का
एनविसाज किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एनविसाज किया था कि 5 साल के लिए कोई सरकार आएगी, वो 5 साल के लिए पूरा चुनी जाएगी। एक मित्र बात कर रहे थे कि भाई महाराष्ट्र जैसी सरकारें नहीं गिरती थी, देश की पहली कम्युनिस्ट सरकार 1957 के अंदर नेहरू जी ने गिराई थी। ये तो देश से अच्छी तरीके से वाकिफ है, सबसे ज्यादा बार 356 तो उन्होंने लागू करा था। तो वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की बात कर रहा हूँ। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक जो लार्जर आर्ग्यूमेंट है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो फेडरल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, अभी नांदेड़ का एक उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में नांदेड़ की उपचुनाव की सीट जीती थी। वहीं सभी असेंबली की सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा सीट जो है एनडीए के पास आई थी। तो हिंदुस्तान के वोटर के आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके विजडम को, जो आप हर इलेक्शन के अंदर देखते आ रहे हैं। क्या हमारी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी सिर्फ चुनाव कराने में लगेगी कि देश के कार्य करने में करेगी, ये हमें निर्णय करना होगा। भंडारी जी, आपको जो प्रश्न विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं, अगर आपकी संविधान में आस्था है और आपकी पार्टी निष्पक्ष है तो आपको साथ देना चाहिए। 9% वोट कैसे बढ़ जाता है वोटिंग समाप्त होने के कुछ घंटों बाद? तो ये सवाल हैं, लोग पूछ रहे हैं। आप उल्टा चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए नहीं कहते, आप मैदान में आ जाते हैं। तो भैया ऐसे थोड़ा ना लोकतंत्र चलेगा। और जब आप बात कर रहे हैं ना नेहरू जी की, नेहरू जी ने सरकार को गिराया, सरकार को बर्खास्त किया, उसके संवैधानिक कारण थे। नेहरू जी ने पार्टी नहीं तोड़ी। लोकसभा चुनाव के पहले फोन बोलते हैं कि भैया हर डीएम को होम मिनिस्टर ने फोन करा कि वोटिंग कम करवाओ। आपने कि अभी तक प्रूफ बताया कि कौन से डीएम को फोन किया? वो फर्जी न्यूज, फेक न्यूज। आपको मैं बताऊं, बिहार चुनाव के परिणाम से, और आप महाराष्ट्र तक ले लीजिए, कुछ सीटों पे हरियाणा में आश्चर्यजनक रूप से गिनती धीमे हो गई, शिथिल हो गई और उसके परिणाम विपरीत हो गए। दिक्कत यह है कि जनता आपको नकार रही है, जिसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो मंडे को आप देश नहीं चला पा रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे वो नोएडा से लगा के हरियाणा बॉर्डर पे किसान बैठा हो या बेरोजगार बैठा हो। आप बात कर रहे हैं पैसों की, पैसे बचाना चाहते हैं। 1,70,000 करोड़ रुपया पिछले वित्त वर्ष में आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। वो पैसा टैक्स पेयर का नहीं था क्या? वो पैसा देश का नहीं था। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तो आप अरबों खरबों रुपया माफ कर देते हैं, ऋण माफ करा देते हैं, बट्टे खाते में डाल देते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इतना पैसा बच जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। अरे कहां से लाते हैं ऐसे तर्क भंडारी जी? अरे आम जनता हंसती है, स्कूल के बच्चे भी हंसते हैं आपके तर्कों के ऊपर। नंबर की इकोनॉमी को लेके आए, आप समझे? आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विश्वास, उनकी बात तो सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, उनकी बात तो सुन लीजिए। निरपेक्षता को हटा दिया, आप बात सुन लीजिए उनकी। हाँ प्रदीप जी, मैं नागर जी को ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर राजनीतिक बहस करनी है, इनकी दिक्कत यह है कि 80 बार से ज्यादा राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का प्रयास करते हैं और अभी तक रिलॉन्च नहीं कर पाए। तो जाके कभी इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करेंगे। जब लोकसभा इलेक्शन जब था तो जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि भाई देश के हर डीएम को होम मिनिस्टर ने फोन करा है कि वोटिंग कम करवाओ। कि अभी तक इलेक्शन कमीशन इस झूठे आरोप पे कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण दे पाई है? जब इलेक्शन कमीशन ने माना था, नहीं दे पाई है। तो ये एक के बाद एक झूठ बोलते, वोटिंग की बात करते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान का चुनाव हुआ था, पंजाब का चुनाव हुआ था, वोटिंग परसेंटेज तब भी बढ़ा था, तब जाके तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब के इलेक्शन कमीशन उनका ठीक हो गया। वो इलेक्शन कमीशन से झारखंड के अंदर इलेक्शन करते हैं, तब इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है। इनकी दिक्कत है, आत्मचिंतन नहीं करना चाहते, इसीलिए हर दिन नए नए मुद्दा लाते हैं और हर दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करते हैं, क्योंकि नागर जी की व्यवस्था है। चलिए, अदिति फडणवीस मैम का एक सवाल। अदिति फडणवीस मैम, राजनीतिक रूप से पार्टी का बंटाधार कर। अदिति मैम, प्रदीप जी, आप क्या इसका पूरा स्वरूप चाहते हैं कि कब चुनाव हो और कितने साइकिल्स में चुनाव हो? क्योंकि झारखंड में, महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ है, अब दोबारा से चुनाव करवाना पड़ेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन के चलते, तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। साथ में 26 में तमिलनाडु का चुनाव है, उससे पहले दिल्ली का चुनाव है, बीच में बिहार का चुनाव पड़ता है। अब ये सब कैसे होगा, मुझे समझाइए ज़रा, क्योंकि इसका पूरा स्वरूप खाका किसी के सामने नहीं है, किसी को नहीं मालूम है और इसीलिए विपक्ष इतने सवाल पूछ रहा है। अदिति जी, ये जो बिल है ये पहले पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा उसके बाद हो भी सकता है कि कई राजनीतिक दल कहें कि भाई इसको जेपीसी को दिया जाए, तो ये जेपीसी को भी दिया जाएगा। तो हम नहीं कह रहे कि बिल आज हम लाए तो कल आ जाएगा,
परंतु ये अल्टीमेटली कंसेंसस के थ्रू आएगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे। तो जब ये बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेबल होगा तो जितनी भी बारीकी है कि भाई अगर किसी भी असेंबली का 2.5 साल से पहले का समय होता है तो क्या वो सिर्फ 2.5 साल तक का समय रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली विजन ये कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो सके। तो ये जो आप बात कर रही है वैलिड कंसर्न्स है, पर ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब बिल आएगा तभी इसको डिस्कस किया जा सकता है, जहां पे जो टेक्निकलिटीज हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है 2029 तक लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए और सेकेंड फेज में जो 100 दिन के बाद सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे, जिसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं वो साथ में होंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन अदिति मैम क्लैरिटी उसी वक्त इमर्ज होगी जब बिल हम लोग देखेंगे, जब टेबल होगा। पर अभी किसी को कुछ नहीं मालूम है, हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, क्योंकि सिवाय कैबिनेट के मंत्रियों के और किसी को कुछ नहीं मालूम है मोडालिटीज। मैं एक चीज़ कहूँ, इतना भी हवा में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पे चर्चा बहुत दिन से चल रही है। इतने दिन जब वो हुआ, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे उस पर बात हो रही। पहली चीज़ है कि आपका अग्रीमेंट क्या है। एक चीज़ जो आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो बहुत कमेंडेबल बात है एंड शुड बी म्यूजिक टू ईयर्स टू प्रदीप भंडारी, कि हम साथ आने को तैयार हैं, लगभग उन्होंने ये कहा। और कोई मतलब जो कारण बता रहे हैं कि कन्विंस कर दे तो कन्विंस शायद हो जाए। 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत बनाने के लिए अगर आप पहले से पूरा जैकेट, क्लोज जैकेट लेकर के किसी के पास जाएंगे तो बात नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीज़ ओपन रखना पड़ेगा। इस समय मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सरकार कुछ चीज़ ओपन रख रही है, क्योंकि जब आप निगोशिएटिंग टेबल पे जाएंगे या उनसे बात करेंगे तो उनके भी कुछ सुझाव आएंगे। अगर 29 तक मान लीजिए एक परिकल्पना है कि 29 में हो जाए, 29 में नहीं होगी उसके बाद होगी, सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि उस लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 4 बहुत अहम चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ में एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। तो 4 अहम चुनाव होते हैं। उसके ठीक पहले क्या उसका कार्यकाल आगे बढ़ेगा, क्या उस बीच में वहाँ प्रेसिडेंट रूल होगा, क्या अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन एडवांस होगा, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन का साइकिल देखेंगे 2004 के पहले का, जिस समय वाजपेयी सरकार ने एडवांस कर दिया था इलेक्शन को, वो इलेक्शन सितंबर अक्टूबर का था। उन्होंने एडवांस किया और खामियाजा उसका भुगता। क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन एडवांस होगा? इसमें एक जो प्रावधान है जो सब आदमी को वो परेशान करता था कि हमारे यहाँ जो बीच में सरकारें गिर जाती हैं उसका क्या है। तो क्या उस स्थिति के लिए बाकी पार्टियां तैयार होंगी, जैसे राज्यसभा का है कि बीच में रिटायर कर गया या मारिया शकील ने अगर रिजाइन कर दिया एज राज्यसभा एमपी तो रिमाइंडर टर्म के लिए कोई और आ सकता है। तो उस रिमाइंडर टर्म के लिए विधानसभा आएगी, लेकिन वो साल 2 साल के लिए विधानसभा आएगी तो कैसी होगी, क्या लोग जाना चाहेंगे? सवाल बहुत सारे हैं। तो इसका सब इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली बहुत सारे ऑप्शन, हाँ एक्सप्लेन, क्लैरिटी के आलम में है, हमको कुछ मालूम नहीं है पूरी तरह से कि क्या सरकार करने जा रही है, और इसीलिए इतने सवाल उठ रहे हैं जी विपक्ष में भी। और बिल्कुल सही है, मतलब अगर कहा जाए तो रूलिंग अलायंस में भी बहुत सारे सवाल हैं। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर चर्चा जारी रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर विवाद भी है, लेकिन शायद बहुत सारी पार्टीज इसके फेवर में भी हैं। क्या मुश्किलात होंगी इम्प्लीमेंटेशन में, इसी पर सवाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे। एक देश एक चुनाव लागू करना सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा, यही सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि कोशिश जरूर होगी कि कंसेंसस बने, और कंसेंसस कितना मुश्किल होगा आशुतोष जी? अगर जेपीसी में ये बिल जाता है, जो इंडिकेशन आ रहा है, तो उसमें शायद ऑपोजिशन भी एग्री करेगी कि उस पर ज़्यादा डिस्कशन हो, डिबेट हो, और वो प्लेटफॉर्म भी सही रहेगा। देखिए मारिया जी, मैं थोड़ी चीजों को संशोधित करूंगा। संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष इस पे थोड़ा सा नॉमिनल और सॉफ्ट हुआ है, तो वो शब्द वो उनके होंगे। हम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का एक नया शिगुफा ही है। जिस प्रकार से ये बात करते हैं उस वक्त में काफी कुछ छुपा होता है, और हम मानते हैं कि जब भी इस तरीके के शिगुफा मोदी सरकार लाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा होता है जिसको छुपाया जाता है। आज की तारीख में 2/3 बहुमत अगर लोकसभा में चाहिए तो लगभग 362 सांसद चाहिए। एनडीए के पास सब मिला के 293, और राज्यसभा में 163 लोगों की चाहिए। एनडीए के पास सब मिला के 121 है।
तो मतलब ये बहुत टेढ़ी खीर है। ये भारतीय जनता पार्टी वो भी जानती है, मोदी सरकार भी जानती है कि ये अभी नहीं हो पाएगा। बार बार हम बोलते हैं कि जब जनता के फायदे के लिए है तो वो बात डिस्कस होनी चाहिए और फायदा आना चाहिए। यहाँ कोई ये नहीं बता पा रहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन क्यों चाहते हैं, लेकिन हमें करना है क्योंकि हमारे दिल में एक बार ख्वाब आया कि हमको करना है। जब बार बार चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, ग्राम पंचायत के हो, ग्राम प्रधान के हो या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, तो जनता को हर बार फायदा मिलता है कि जवाबदेही जो जनप्रतिनिधियों की है वो वहां पे सीखी जाती है। नहीं, लेकिन अगर जवाबदेही है और जो प्रोसेस है उसमें ये जरूरी तो नहीं कि वो बार अलग अलग वजह से हो। मेरा कहना है कि पूरे साल भर इलेक्शन होता रहे, ये कितना एफिशिएंट सिस्टम है पॉलिसी मेकिंग के लिए। इंडियन पार्लियामेंट सरकार कैसे चलेगी, गवर्नेंस कैसे होगा? नहीं मारिया जी, ये तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा ना। इंडियन नहीं तो वही तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है। आप मेरी बात समझिए ना, जब इसको बनाया गया इस पूरे सिस्टम को, ये 3 टायर सिस्टम है। इसमें प्रधान का चुनाव, कॉर्पोरेटर का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये एक मुद्दों पे नहीं होता है, ये हर बार अलग अलग। और यही 3 टायर सिस्टम हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाती है। जो ये बोलते हैं कि जनता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, चलिए वो इसीलिए चुनती है। चलिए बस 30 सेकंड है हमारे पास आशुतोष वर्मा जी के लिए। आशुतोष वर्मा जी जल्दी से मैम एक सवाल पूछ लीजिए उनसे। आशुतोष जी, अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि पैसा बचाना है तो क्या आप इससे सहमत होंगे कि चुनाव मतलब 5 साल नहीं 10 साल में एक बार होना चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ, पैसा बचाने का आर्गुमेंट बिल्कुल वितर गई, कोई मतलब ही नहीं है ना। 0.02% ऑफ टोटल जीडीपी जो है फाइनेंशियल में बजट पेश करते हैं, तो 10 साल तक एक सरकार रहे। जितना खर्चा वो एक चुनाव में आता है उससे 2 गुना 3 गुना भारतीय जनता पार्टी डोनेशन से पा रही है। मैंने आपको भी आंकड़े दिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और फिर एक सवाल AK वाजपेयी जी से होगा। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे।